हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सेक्टर रोटेशन के इस सीरीज़ में जब स्टॉक मार्केट हमारा अच्छी तरह से ऊपर जा रहा है, निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी 50 इंडेक्स में, ऐसे समय में सेक्टर रोटेशन हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स पे ध्यान दे करके उनको बढ़ाया जा रहा है। देखिए, कभी भी एक बुल रन होता है, एक रैली होती है मार्केट में, जिसमें कि निफ्टी समझिए कि 10% के आसपास ऊपर जाता है, और वैसे में स्टॉक जो है वो 20 से 50% ऊपर जाते हैं, या कभी कभी 100% भी ऊपर चले जाते हैं। वैसे सिनेरियो में देखा गया है जब स्ट्रांग बुल रन होता है कि अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग समय में बढ़ाया जाता है। जो ऑपरेटर्स होते हैं स्टॉक्स के, वो अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग समय में बढ़ाते हैं। तो कुछ समय पहले मैं कुछ दिनों से आपसे डिफेंस की बात कर रहा था दोस्तों, और आज एकदम सही समय है जब मैं आपसे बात करूंगा बैंक्स की। तो बैंक्स में क्या हो रहा है अभी, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे आज निफ्टी रुका हुआ है 24,500। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को निकालते ही ऊपर जाने की संभावना है। अगर इस लेवल को नहीं निकाल पाए तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है। नीचे आ करके हाइयर लो बनाता हुआ ऐसे करके ये ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेकआउट कर सकता है ये। मगर वैसे ये लेवल 24,500 का लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने इसके बारे में बात की थी आपके साथ कि 24,350 से 24,500 का लेवल जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी 50 इंडेक्स में। फ़िलहाल इंडेक्स ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की ही तरफ है, क्योंकि प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के पास ही इसकी क्लोजिंग हुई है, उसके नीचे तो क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, अभी देखिए नया डेवलपमेंट क्या हो गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इंडेक्स के चार्ट में दोस्तों। ठीक है, इंडेक्स में के चार्ट में जो कई इंडेक्सेस के हमारे पास इंडाइसेस के चार्ट हैं, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कई इंडाइसेस के चार्ट हैं, कई बार मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आज के दिन में आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आप यहाँ क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। CNX रियल्टी और PSU बैंक, इसमें 2.25% और 2.14% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दिया है। रियल्टी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रियल्टी ने, और PSU बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अंदर चल के जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, कुछ दिनों से मैं इसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जो सेक्टर के इंडाइसेस हैं हमारे पास, उनमें बहुत ही क्लियर ग्रोथ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इसीलिए हमने डिफेंस पे फोकस किया था, क्योंकि डिफेंस का कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं था, और कोई मतलब कि इंडेक्स नहीं है डिफेंस के लिए, और उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ अभी देखने को मिला है कुछ समय से। आज हम यहाँ पे पिक्यूलियर चीज़ हम देख सकते हैं कि बैंक के इंडेक्स में अच्छी बढ़त आई है, रियल्टी में भी अच्छी बढ़त आई है। अंदर चल के देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है इनमें, इनके स्पेसिफिक स्टॉक्स को अंदर चल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ निफ्टी रियल्टी कहाँ पे है हमारे पास। निफ्टी रियल्टी यहाँ है। रियल्टी में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, देखिए सबसे ज़्यादा बढ़त इसमें लोधा डेवलपर्स, माइक्रोटेक डेवलपर्स। बहुत ही अच्छा चार्ट तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं है। ओवरऑल रियल्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है, अच्छा दिख रहा है ये। इसके ऊपर ये पॉजिटिव है 2000 के ऊपर। प्रेस्टीज में थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो देखिए कि इस चार्ट को आप, रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स के चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद मैं आऊँगा PSU बैंक्स के चार्ट में। यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। हाँ, ये सेक्टर आज 2% बढ़त इसने दिखाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं PSU बैंक से, इसको कंपेयर करते हैं। PSU बैंक का सेक्टर यहाँ पे है, इसको देखिए आप दोस्तों। यहाँ देखिए क्या धमाका हुआ है आज। देखिए यूको बैंक 11.6%, 12% आज बढ़ गया। IOB 8.3%। ये सब हेवी वेट बड़े बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये सारे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं दोस्तों। और इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लोसिव आज मूवमेंट दिखाया है। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक 7.5-8% ऑलमोस्ट, सेंट्रल बैंक 8%, इंडियन बैंक 4%, बैंक ऑफ इंडिया 3-3.5%, कैनरा बैंक 3.3, महाराष्ट्र 3.2। देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है एकदम क्लियरली कि रियल्टी सेक्टर में जो हम प्रेस्टीज, शोभा और लोधा डेवलपर्स एक्सेट्रा वो सब देख रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे आज के दिन में दिखाया है बैंक्स ने। और इसमें कैसा ग्रोथ हुआ है देखिए दोस्तों, इस ग्रोथ के पीछे स्ट्रेंथ है,
यहाँ पे आप देखिए इस ग्रोथ के पीछे बाकायदा बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। इस वॉल्यूम को आप ऑब्जर्व करिए दोस्तों, कितना वॉल्यूम है आज के दिन में, 92 मिलियन। आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, इस जगह पे वॉल्यूम आपको यहाँ पे, ये इस जगह पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आज लेके जाता हूँ आज के डेट में 92.5 मिलियन, और इसके पहले का एवरेज वॉल्यूम क्या चल रहा था, 6 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, देख रहे हैं ऊपर आप, 8 मिलियन, 2 मिलियन। तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 50 टाइम्स, 50 नहीं तो कम से कम 10 to 12 टाइम्स तो ज़्यादा है ही आज का वॉल्यूम। 10 टाइम्स वॉल्यूम आप रखिए, 10 टाइम्स वॉल्यूम्स के साथ ये बढ़ना स्टार्ट किया इसने। क्या ये समय पहले भी आया था? हाँ, ये समय यहाँ पर आया था दोस्तों, जब इसने बहुत ही अच्छा बढ़त दिखाया था। हेवी वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी देखिए मार्केट तो पूरी तरह से अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन हम यहाँ पे इन्फॉर्म्ड गेस के साथ काम करें और रिस्क रिवार्ड के साथ काम करें तो ये हमारे लिए फेवरेबल गेम बन जाता है कि रिस्क रहे छोटा और रिवार्ड रहे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि रिवार्ड जो है वो हमारा 70 ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, और रिस्क जो है वो हमारा ये आज का जो कैंडल है इसका लो। तो इस तरीके से आपको रिवार्ड और रिस्क जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3:1 का रिवार्ड है। ये भी पूरे कैंडल का स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस के साथ आदमी काम करता है। खैर मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। मैं भले ही एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया हुआ है। एक वीडियो में मैंने आपके साथ वो अपना मार्कशीट भी शेयर किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन मैंने अभी तक लिया नहीं है क्योंकि कोई भी क्लाइंट मैं हैंडल नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। लेकिन मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट तो हूँ, मगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों। और इसी वजह से मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, कैसे खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूको बैंक में गजब का वॉल्यूम, 10 टाइम्स वॉल्यूम के साथ आज ये बढ़ रहा है। यही चीज़ आप देख सकते हैं आईओबी में, यहाँ भी बहुत अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है हमें। ऑलमोस्ट समझिए 5 टाइम्स वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है आज? 47 मिलियन। इसके पहले का वॉल्यूम था 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन मैक्सिमम। तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स यहाँ पे भी वॉल्यूम है। अच्छे वॉल्यूम के साथ जो बढ़ा था यही तो हमें चाहिए। प्लस इसके साथ और क्या हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं? बिल्कुल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया है, आईओबी ने भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे बैंक्स ने ट्रेंड लाइन आज ब्रेक किया है। इसी वजह से बैंक्स जो है वो रियलिटी सेक्टर से ज़्यादा लुक्रेटिव दिख रहे हैं आज के समय में, और इसीलिए ये वीडियो मैं आपको आपके लिए बनाया हूँ। देखिए यहाँ पे भी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम, 40 मिलियन वॉल्यूम। सभी बैंक्स में मिलियंस ऑफ वॉल्यूम, 10 टाइम्स वॉल्यूम के साथ जब बढ़त हो रही है, इसके पीछे कुछ रीज़न है दोस्तों। ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये एक वेरी क्लियरली ऑर्केस्ट्रेटेड मूव है जो कि मार्केट में ऑपरेटर्स लोग करते हैं। जब किसी स्टॉक को बढ़ाना होता है तो वो ऐसे ही काम करते हैं। सेक्टर रोटेशन इसका नाम है। पहले किसी एक सेक्टर पे फोकस करते हैं। इसके पहले भी प्रीवियस बुल रन में भी ऐसा ही हुआ है। पहले रेलवे पे उन्होंने फोकस किया, उसके बाद फिर डिफेंस पे फोकस किया, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया। इस तरीके से फोकस इनका चेंज होता रहता है। सभी सेक्टर्स में इस तरह का आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। अभी चुनिंदा सेक्टर्स को बढ़ाया जाएगा। एक बार वो सेक्टर अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाए तो फिर उससे निकल के किसी दूसरे सेक्टर को बढ़ाया जाएगा दोस्तों। ऐसे ही चलता है सेक्टर रोटेशन का काम। बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई लोगों को ये सब बातें जो हैं वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ मालूम नहीं है, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया में भी 3.3% है वॉल्यूम, यहाँ पे भी ज़्यादा है। में भी हम कह सकते हैं कि ट्वाइस द नॉर्मल वॉल्यूम, ट्वाइस और थ्राइस द एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। कैनरा बैंक में भी आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है आज, और यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस द एवरेज वॉल्यूम, या समझ लीजिए कि 1.5 टाइम्स द एवरेज वॉल्यूम है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी 3-4-5 टाइम्स वॉल्यूम है। और हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख सकते हैं ब्रेक हो गया। सभी बैंक्स में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, मगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यूनियन बैंक में, एसबीआई में, एसबीआई तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है, 900 लेवल को अपना। सबसे स्ट्रॉन्ग एसबीआई ही दिख रहा है यहाँ पे।
लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा हैवी वेट है कि इसको मूव करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए इसमें 12% का मूव दिखना बहुत ही मुश्किल काम है एसबीआई में। तो यूको बैंक आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी आप अगर मंथली, वीकली और डेली जो हमारा फ्रेमवर्क एनालिसिस का वो भी अगर आप देखें, तो इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो आप देखिए कि एक ही दिन में प्रीवियस मंथ के लेवल के ऊपर आ गया ये। अब जब मंथली में इसने एक्सीड कर दिया तो वीकली और डेली में तो ये एक्सीड कर ही दिया है। प्रीवियस वीक के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, और डेली में तो है ही ऊपर। तो आज के दिन में कुछ बैंक्स ने, ये ऊपर के जो कुछ बैंक्स हैं, इन्होंने अपना मंथली, वीकली, डेली सभी लेवल्स को एक्सीड कर दिया है, ब्रीच कर दिया है, पॉजिटिवली ऊपर की तरफ क्लोज किया है। और इन सभी बैंक्स में अभी हम इन सभी बैंक्स में क्यों इंटरेस्ट लेंगे, तो सबसे पहले हम इनके फाइनेंशियल्स भी थोड़ा सा आज 5 मिनट में देख लेते हैं। कुछ वीडियो से मैंने फाइनेंशियल डिस्कस नहीं किया है, आज मैं आपके साथ वापस फिर से डिस्कस करता हूँ यूको बैंक का फाइनेंशियल। यूको बैंक में क्या दिख रहा है हमें, पी रेशियो इसका 27 है, बुक वैल्यू 22 है, ठीक है, और करंट प्राइस 50 है। देखिए बुक वैल्यू का ट्वाइस ऑफ द बुक वैल्यू ये अभी ट्रेडिंग हो रहा है इसमें, मतलब बहुत वैल्यू इसके अंदर अभी दबा हुआ है, छिपा हुआ वैल्यू इसमें है अभी, ठीक है। अभी और देखिए कि मार्केट कैप टू सेल्स है ना, मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो काफ़ी कम है, 2.5, मैंने 60,000, यानी कि समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 30 या 22,000 25,000 जो है इसका सेल्स होगा, और मार्केट कैप है 60,000, तो 2.5 टाइम्स इसका मार्केट कैप जो है वो सेल्स का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वही मैंने कहा 25,000 के आसपास, मैंने बोला 23,500 है, ठीक है। तो बहुत ही सही वैल्यूएशन में मिलता हुआ ये कंपनी है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आदमी को मिले तो ज़रूर इसे कंसिडर करना चाहिए। वापस फिर से मैं आपको बोलूँ कि ये आपका खुद का डिसीजन है, मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यूज़ जो है वो रेगुलर बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो बीच में थोड़ा लॉस हो गया था कोरोना के समय में, लेकिन बाकी समय कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं प्रॉफिट्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बैलेंस शीट में, बैंक के बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, ठीक है। ये बोरोइंग्स जो है ये सब इनके एसेट्स हैं। अभी देखिए कि कैश फ्लोज में भी, कैश फ्लोज तो आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1000 करोड़, बीच में थोड़ा इनको लॉस भी हो गया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वापस फिर से इन्होंने रिकवर कर लिया है, ठीक है। ये सब शॉर्ट टर्म के कंपनीज़ हैं, ये लॉन्ग टर्म के, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के कंपनीज़ नहीं है। मैं तो शॉर्ट टर्म यानी कि मोमेंटम लेकर के निकल जाने वाली बात ही करता हूँ, वैसे तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हमने यूको बैंक देख लिया दोस्तों। अभी और क्या देख लेंगे हम, यूको बैंक के बाद आईओबी देख लेते हैं। आईओबी में देखिए बुक वैल्यू 14 है, करंट प्राइस 59 है, 3.5 टाइम्स बुक वैल्यू है, पी रेशियो 40 है, ठीक है। सब बढ़िया ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही चीज़ है। 26,000 करोड़ का नेट सेल्स इसका हुआ है, और प्रॉफिट इसमें 2,900 करोड़ की है, प्रॉफिटेबल है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस थोड़े कम है, लेकिन इक्विटी फिर भी चलिए ठीक है। और क्या देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भाई, क्या बात है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या बात है। रेवेन्यू यहाँ पे है, इंटरेस्ट यहाँ पे, एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है, एक्सपेंसेस थोड़े कम करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे बात, नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे आ ही गया है, चलिए ठीक है। चलिए प्रॉफिट इसने 2,900 करोड़ का किया है, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, वैसे भी हम इसमें मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं। तो आईओबी हमने देख लिया है। ये सब वैसे बैंक्स नहीं हैं जो कि एकदम टॉप बैंक्स हैं, एचडीएफसी या एसबीआई की तरह नहीं है ये बैंकों में थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं और बहुत ही सही वैल्यूएशन पे आपको अभी मिल रहे हैं, ठीक है। पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक को देखते हैं एक बार। पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, अभी तक हमने जो देखा है उसमें सबसे अच्छा अभी हमें देखने को यूको बैंक ही मिला है, आईओबी से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था यूको बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक में हम देख सकते हैं बुक वैल्यू, करंट प्राइस डबल है ऑलमोस्ट बुक वैल्यू का करंट प्राइस, पी 55 का पी है, 55 टाइम्स द अर्निंग्स, ये अभी ये हो रहा है, ट्रेड हो रहा है।
और क्या देख सकते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो 3.5 टाइम्स है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है। सबसे सस्ता जो था वो यूको बैंक ही दिखा था हमें शायद। अभी यहाँ पे 10,000 करोड़ है। और उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 675 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे कोविड पीरियड में इसे भी लॉस का सामना करना पड़ा था। और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस बोरोइंग्स। ठीक है, और क्या हम देख सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, 1400 से 1800 करोड़ हो गया है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे वही हो गया था मैं भी कोरोना पीरियड में। बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपनीज नहीं है ये पंजाब एंड सिंध बैंक। तो सभी में सबसे अच्छा जो था दिख रहा था हमें वो यूको बैंक ही दिख रहा था, मगर मोमेंटम प्ले के लिए आदमी इसे कंसिडर कर सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी वैसी ही है शायद कंपनी, देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बुक वैल्यू 37, करंट प्राइस 61, 2 टाइम्स द बुक वैल्यू है। ठीक है, 2 से कम है, 1.8 टाइम्स रखिए। पी भी सस्ता है काफ़ी, 15 ही है इसका पी। मगर क्या ये प्रॉफिटेबल है? मार्केट कैप टू सेल्स भी काफ़ी सस्ता है ये, है ना, 52,000 करोड़, और ये 1.6 ही है मार्केट कैप टू सेल्स। यानी कि मे बी 30,000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हो। यहाँ पे देखिए 32,000 करोड़ का सेल्स है इसका। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है वो 3,000 करोड़ का है। पिछले 2 साल से प्रॉफिटेबल ही दिख रहा है हमें। अभी 3rd ईयर में भी प्रॉफिटेबल है। उसके पहले थोड़ा प्रॉब्लम इसको हो गया था। ठीक है, प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो गए। इसके एक्सपेंसेस थोड़ा कम करना चाहिए। बैंक्स के एक्सपेंसेस में कमी होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें, बैलेंस शीट। ठीक है, कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव हमें दिख रहा है। मार्च 2024 में नेगेटिव कैश फ्लो है, 2023 में भी नेगेटिव कैश फ्लो है। नेगेटिव कैश फ्लो काफ़ी यहाँ पे हो रहा है। कैश फ्लो का यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देख रहे हैं कि सबसे मजबूत इसमें यूको बैंक ही था अभी तक। वैसे ही फिर इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिख रहा है इंडियन बैंक में। इसको क्रॉस करने के बाद ही इसमें हमें कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सभी में सबसे अच्छा और सबसे सेफ बेट एक कैनरा बैंक भी अच्छी बैंक है। कैनरा बैंक एक बार देख लेते हैं। कैनरा बैंक में बुक वैल्यू 102 है, पी रेशियो बहुत ही सस्ता 6 टाइम्स है सिर्फ पी रेशियो, और करंट प्राइस 109 है, बुक वैल्यू 102 है। एकदम बुक वैल्यू के वैल्यू पे ही करंट प्राइस है 109, मतलब एकदम ही सस्ता है ये, एकदम ही सही दाम पे जिसको बोला जाता है। रेवेन्यूज़ भी बढ़ते ही जा रहे हैं समय के साथ। 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 16,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा है, ग्रोथ तो हो ही रहा है इसमें। लॉसेस भी कम दिख रहे हैं हमें। और हम क्या देख सकते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बैंक्स। अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इसकी अच्छी है। 2023 में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अच्छी है। अब हम क्या देख सकते हैं, कैनरा बैंक हमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों, और काफ़ी सही दाम पे है कैनरा बैंक। एक बार पीयर्स अगर हम देख लें तो पीयर्स के कंपैरिजन में कैनरा बैंक का पी आप देखिए 6 है, यूनियन बैंक का पी 6 है, इंडियन बैंक का पी 8 है, पंजाब नेशनल बैंक 8 है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कॉस्टली हो गया है, थोड़ा ऊपर चला गया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक 37 का पी है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक बहुत ही सस्ता हमें दिख रहा है, सबसे सस्ता इनफैक्ट कैनरा बैंक ही हमें दिख रहा है, और स्ट्रेंथ भी काफ़ी है कैनरा बैंक में। उस हिसाब से कैनरा बैंक काफ़ी सही दिख रहा है हमें। मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है जैसे यूको बैंक में देखने को मिला था। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.2%। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसने ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक भी 1.8%, थोड़ा सा इसने बढ़त दिखाया है, मगर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। तो अगर मैं बोलूं कि पंजाब नेशनल बैंक के भी, पंजाब नेशनल बैंक को अगर आप देख लें तो पंजाब नेशनल बैंक में भी ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं। बुक वैल्यू के बराबर ही इसका प्राइस है बिल्कुल। पी बहुत ही सस्ता है, 8.7 है। मार्केट कैप टू सेल्स एकदम 1:1 है, मतलब 1,20,000 करोड़ जो है वो इसका सेल्स होगा। ठीक है, 1,26,000 करोड़ है, 1,16,000 करोड़ इसका सेल्स हो गया।
प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी ठीक ठाक है इसमें। पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख लेंगे, थोड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा अफेक्टेड है, मगर कोई समस्या की बात नहीं है। प्रॉफिट तो यहाँ पे आया है कंपनी का, ठीक है, 14,000 करोड़ का प्रॉफिट है। मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट इनकम, रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंसेस देखिए इसके काफ़ी कम एक्सपेंसेस हैं, 50% इसका इंटरेस्ट जो है इसका 50% चलिए एक्सपेंसेस है, काफ़ी कम है फिर भी एज़ कम्पेयर टू दूसरे बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी हमें स्ट्रांग दिख रहा है ना। तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब स्ट्रांग बैंक्स हैं। यूनियन बैंक, एसबीआई स्ट्रांग है लेकिन काफ़ी ऊपर है एसबीआई ऑलरेडी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर हम देखना चाहें, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू 28 है, करंट प्राइस तो डबल द बुक वैल्यू ऑलमोस्ट है, ठीक है। P9 है, बहुत ही सस्ता ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स डबल है, यानी कि 22,000 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स होगा। अभी आगे चलते हैं, 22,500 करोड़ सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। काफ़ी हेल्दी बैंक दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव फिगर्स कम दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 2017, 18, 19 में ही इसके नेगेटिव फिगर्स थे, बाकी एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये सभी रेशियोज जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। अभी आगे देख रहे हैं हम, यहाँ पे भी पॉजिटिव दिख रहा है हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है हमें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, इसको भी आप ऊपर रख सकते हैं यहाँ पे। अभी यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, ये तीन बैंक भी हम देख ही लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देख लेंगे, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे। यूनियन बैंक में 128 एकदम सेम टू सेम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, 6 टाइम्स है मार्केट कैप टू सेल्स। बताइए, ये तो सेल्स ज़्यादा है, इसका मार्केट कैप कम है भाई, क्या बात है। प्रॉफिट में देखिए 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और 15,000 करोड़ का प्रॉफिट है। ये बैंक भी अच्छा दिख रहा है हमें, 3 साल ही इसने थोड़ा परफॉर्मेंस ख़राब किया है, बाकी सभी समय में इसने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छी दिख रही है हमें, और यहाँ पे भी कंसिस्टेंट ग्रोथ आप देख सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। फास्ट आगे बढ़ रहा हूँ मैं ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। यहाँ पे भी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये यूनियन बैंक भी आप ऊपर रख सकते हैं, ये भी स्ट्रांग दिख रहा है हमें, यूनियन बैंक इज़ गुड। उसके बाद क्या देख लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हो गया, 231, 261 बिल्कुल बुक वैल्यू के बराबर ही है, ऑलमोस्ट 6 PE रेशियो है, बहुत ही सस्ता है। मार्केट कैप टू सेल्स सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट 1 है। 1,30,000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स होगा, 1,24,000 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट 20,000 करोड़, काफ़ी समय से प्रॉफिटेबल है, सिर्फ 2-3 साल ही, यही जो कोरोना पीरियड के समय 2016, 17, 18 में इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोरोना पीरियड में भी इसने अच्छा ही परफॉर्म किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों नेगेटिव होगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे ही रखेंगे अभी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को आप नीचे ही रखिए, ठीक है ना। तो आप एक बार ये सारे बैंक्स का क्रम है, जिसमें कि यूको बैंक को एक बार फिर से अगर हम देख लें, तो यूको बैंक में हम देख सकते हैं 2 टाइम्स है बुक वैल्यू, P27 है, काफ़ी दाम है इसमें, ठीक है। और क्या है कि मार्केट कैप टू सेल्स डबल से भी ज़्यादा है, मतलब 25,000 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स है। यहाँ पे थोड़ा कुछ साल इसको नेगेटिविटी देखना पड़ गया था, कितने साल, 5 साल नेगेटिव रहा है ये, 2016 से 2020 में। 3 ईयर्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से इसमें इस तरह का अप्रिसिएशन शेयर प्राइस में देखने को मिला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैश फ्लो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग तो नहीं दिख रहा है हमें यूको बैंक, मगर ठीक है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हमें यूको बैंक नहीं दिख रहा है, PE भी ज़्यादा है, मगर इन्वेस्टर्स ने इसमें बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हुए इसको अच्छा बढ़ा दिया है आज के दिन में। तो ये एक मोमेंटम प्ले है दोस्तों, ये वैल्यूएशन प्ले नहीं है। वैल्यूएशन प्ले के हिसाब से
कैनरा बैंक, पीएनबी, महाराष्ट्र बैंक, ये सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, है ना। मोमेंटम में यूको बैंक अभी सबसे लीड कर रहा है, आगे जाके मोमेंटम और भी चेंज हो जाएगा। आईओबी में 8%, पीएसबी में 7%। चलिए, तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे सेक्टर रोटेशन का काम चल रहा है और इसमें कैसे अभी फोकस में सेक्टर अचानक से आज आया है बैंक्स का, पीएसयू बैंक्स का। पिछले कुछ दिनों से पीएसयू बैंक धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे दोस्तों, मगर उन्होंने ऐसा एक्सप्लोजन नहीं दिखाया था जो कि आज दिखाया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना सही समझा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। बाय बाय।